नरेंद्र मोदी ने कहा हिंसा और बंदूक की नोक पर शांति नहीं लाई जा सकती। मैं इसका खिलाफ हूं। ये अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से सत्ता को हत्या दी। तो नरेंद्र मोदी को बताना चाहे कि तालिबान ने तब क्या पाप किया था और अब कौन सा पुण्य करे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी लूटोगे, पीएम केयर से भी लूटोगे, देश की कंपनियां बेचोगे, उसमें भी दलाली खाओगे, विदेश से ड्रग्स मंगवा कर उसमें भी दलाली खाओगे, देश का बहुत बड़ा हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया, वहां भी दलाली खाओगे, फिर कहोगे कि हम बहुत ईमानदार। बार कहा गया था ट्रंप सरकार, फिर फरवरी में कहा गया गुजरात के लोगों को इकट्ठा करके नमस्ते ट्रंप। अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और संघ परिवार कहने वाला है हर बार तालिबान सरकार, हर बार तालिबान सरकार। कोई एक ऐसा लिखने वाला या उसका वंशज या मनुस्मृति को चाहने और मानने वाला, मैं अगर चुनौती दूं अपने बाप की औलाद है, एक भी जीव को मुख से पैदा करके दिखा दो, भुजाओं से पैदा करके दिखा दो, जंगाओं से पैदा करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत में है और बड़ी रोचक बात आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि हमारे देश में जो तालिबान की बात करते हैं वो देश से गद्दारी करने वाले देश के दुश्मन हैं। लेकिन भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री का ये पहले दावा, और आज आमिर खान मुत्ताकी का गार्ड ऑफ ऑनर उत्तर प्रदेश में दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ तब गद्दारी कर रहे थे या अब गद्दारी, ये बात होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ ने कहा यह गद्दारी का मामला है, तो हमारे देश का एस जयशंकर विदेश मंत्री और देश में हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बातचीत की, मीटिंग की है आमिर खान मुत्ताकी के साथ, तालिबानी के साथ। तो देश से गद्दारी का मामला है कि नहीं? जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान की सरकार ने तालिबान ने कब्जा किया सत्ता पर अफगानिस्तान की, तो वहाँ से राजदूत को हटा दिया गया, दूतावास को। नरेंद्र मोदी ने कहा हिंसा और बंदूक की नोक पर शांति नहीं लाई जा सकती। मैं इसका खिलाफ हूँ। ये अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से सत्ता को हत्या देगा। तो नरेंद्र मोदी को बताना चाहे कि तालिबान ने तब क्या पाप किया था और अब कौन सा पुण्य कर दिया। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब 15 अगस्त को तालिबान ने कब्जा किया तो ये भी हुआ कि वहाँ से 3,000 किलो हेरोइन, जिसकी 2 खरब 10 अरब रुपए कीमत है, तालिबान ने बाकायदा वहाँ से मुद्रा जो बंदरगाह है अडानी का, उस पर भेजा, पकड़ा गया। ईमानदार अधिकारियों ने पकड़ा उसको। ये बात भी आपको और हमको गांठ बांधनी चाहिए। तो हमारे देश में अब मुझे लगता है कि पहले अब की बार कहा गया था ना सितंबर 2019 में ट्रंप सरकार, फिर फरवरी में कहा गया गुजरात के लोगों को इकट्ठा करके नमस्ते ट्रंप। अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और संघ परिवार कहने वाला है हर बार तालिबान सरकार, हर बार तालिबान सरकार। लेकिन जरा सोचिए, देश और दुनिया में तालिबान कितना बदनाम है। वहाँ महिलाओं के लिए शिक्षा का, रोजगार का, आजीविका के लिए कोई स्थान नहीं है। द्वयम दर्जे की नागरिक, ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे देश में बाबा साहब की अध्यक्षता में संविधान बना और संविधान ने देश की महिलाओं को, देश के मुसलमानों को, देश के दलितों को बराबरी का दर्जा दिया। तो उसका सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के मुखिया सदाशिव गोलवलकर ने कहा हमको यह संविधान मंजूर नहीं है जिसमें महिलाओं को, जिसमें दलितों को, हर मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को हमारे बराबरी का दर्जा दिया जाए। हम तो मनुस्मृति वाले। कौन सी मनुस्मृति? जो कहती है कि ब्राह्मण मुख से निकला, राजपूत भुजाओं से निकला और वैश्य जांघों से निकला और दलित पैरों से निकला। मैं आपके दर्शकों, आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, देश और दुनिया का कोई एक पंडा, कोई एक ऐसा लिखने वाला या उसका वंशज या मनुस्मृति को चाहने और मानने वाला, मैं अगर चुनौती दूं अपने बाप की औलाद है, तो एक भी जीव को मुख से पैदा करके दिखा दो, भुजाओं से पैदा करके दिखा दो, जंगाओं से पैदा करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। तो ये समझ लो ये अब वैज्ञानिक बात करने वाले। लेकिन सोचिए, विश्व के सबसे बड़े ताकतवर देश अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाला, अब की बार तालिबान सरकार के चरणों में झुकने का ये नाटक या नहीं, ये यू टर्न कैसे आया, इसको सोचना पड़ेगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भाजपा को जो आर्थिक हित अमेरिका से सध रहे थे वो आर्थिक स्रोत पर बंद हो गए। तो आर्थिक स्रोत कहाँ से मिले, उसके लिए तालिबान के साथ में सीधा साझेदारी की जा रही है। और साझेदारी की जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? विदेश मंत्री
और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तानी आतंकवादियों का साझेदार है। उसका नाम है सैयद अली अब्बास। मैंने कई बार कहा, जांच करा के देखिए। अब पाकिस्तानी आतंकवादियों का फाइनेंसर हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का साझेदार, और अब तालिबान के साथ में सीधा संबंध। एक बार पकड़ी गई तालिबान से आने वाली हेरोइन 3,000 किलो अब नहीं पकड़ी जाएगी। अब सीधा मोदी सरकार अदानी के पोर्ट से और अफगानिस्तान से ड्रग्स मंगाएगी और नोट बनाने का काम करेगी। कई लोग कहते हैं मोदी बहुत ईमानदार है। दोस्तों, अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें, नरेंद्र मोदी ने अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड ला करके और उससे वसूली की, और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उन पर ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के छापे डलवाए। और छापों की मैं अगर बात करूं, 2,500 करोड़ रुपए उससे जब्त किए, लूटे गए। एजेंसियों के द्वारा छापे मारे। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने कहा कि ये अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड से और अवैध छापों से जो वसूली है वो जब्त होनी चाहिए थी कि नहीं? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जिन अधिकारियों ने रेड की, छापेमारी की, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भी वसूली कर सकता है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे देश में महामारी के नाम पर हमारे देश में पहले से प्रधानमंत्री केयर राहत कोष था। प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर बनाया गया। हाई कोर्ट में मामला गया, देश और दुनिया से पैसा वसूल लूटा गया, और पता लगा ये नरेंद्र मोदी का जेबी संगठन है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी लूटोगे, पीएम केयर से भी लूटोगे, देश की कंपनियां बेचोगे, उसमें भी दलाली खाओगे, विदेश से ड्रग्स मंगवाकर उसमें भी दलाली खाओगे, देश का बहुत बड़ा हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया, वहां भी दलाली खाओगे, और फिर कहोगे कि हम बहुत ईमानदार हैं। मेरे दोस्तों, ईमानदारी की बात अगर नार्को टेस्ट करा दिया जाए अमित शाह, नरेंद्र मोदी का, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने भ्रष्ट आए और कितने फ्रॉड आए, लेकिन कौन कराएगा? हमारे देश में हर जगह, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो तमाम एजेंसियां हों, चाहे वो अदालतें हों, हर जगह इन्हीं का कब्जा है। इसलिए मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जो आर्थिक नुकसान अमेरिका से आरएसएस भाजपा को होने वाला था, उसकी भरपाई के लिए तालिबान के साथ तालमेल बना करके देश, मुझे लगता है, और बड़े पैमाने पर ड्रग्स के मामले में झोंका जाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। और नहीं तो भाई, अगर योगी ने कहा था कि देश के गद्दार हैं, तो फिर गद्दारी के लिए योगी को, अजीत डोभाल को, जयशंकर को उठाकर जेल में डालो और बुलडोजर चलाओ इनके घरों पर। बुलडोजर ना हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, ड्राइवर भी दूंगा, डीजल भी दूंगा, ये व्यवस्था मैं कर सकता हूँ। तो तय तो करे। तो सवाल ये है, जब कोई दूसरा तालिबान की बात करे तो देश से गद्दारी की बात करने वाला कहा। जैसे हमारे देश में सोनम वांगचुक, वो गए पाकिस्तान, तो बोला साहब पाकिस्तान क्यों गए? अरे बिना बताए भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाता है, आतंकवादियों से बात करता है, और वापस आकर पठानकोट पर हमला हो जाता है, और फिर पाकिस्तानी आईएसआई को बुलाता है। इस खेल को क्या कहोगे? हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा पाकिस्तानी का साझेदार बनता है, इस खेल को क्या कहोगे? तालिबानी विदेश मंत्री के साथ हमारे देश के विदेश मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मीटिंग पर क्या कहोगे? और मोदी और अमित शाह की चुप्पी पर क्या कहोगे? और हमारे देश में मोहन भागवत की चुप्पी पर क्या कहोगे? ये आपको तय करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि देश से गद्दारी का बहुत बड़ा इतिहास आरएसएस भाजपा का, आरएसएस का रहा है, और उसी को भाजपा आगे बढ़ा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक क्वेश्चन है कि महिला पत्रकारों को मना कर दिया गया था इस पीसी में। नहीं, वो इसलिए किया गया था, उसके कारण है, देखिए कि तालिबान में महिलाओं के लिए उसी प्रकार मान और सम्मान है जैसे भाजपा में है। भारतीय जनता पार्टी में भी, आरएसएस में महिलाओं को द्वयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। वो संविधान के तौर पर अलग बात है, संविधान ने ताकत दी ना, हमारे देश का राष्ट्रपति बन गया दलित, लेकिन धक्के मारे गए मंदिर में। हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश बन गया दलित, लेकिन जूता फेंका गया। आईपीएस बन गया, लेकिन आत्महत्या के लिए बेबस कर दिया गया, और जो नहीं बना तो उसकी लिंचिंग कर दी गई। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं वो क्योंकि तालिबान का इतिहास है, तालिबान महिलाओं की शिक्षा के, उनके रोजगार के, उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ था, है और रहेगा। और वो आरएसएस के बिल्कुल आइडियोलॉजिकली, वैचारिक तौर पर मेल खाता है ये एजेंडा। इस ये बात है, ठीक का संज्ञान नहीं लेता है एक अर्दंगा सा डीएम। क्यों? क्योंकि जिस पर धक्के मारे गए थे वो दलित परिवार में जन्मा राष्ट्रपति था। लेकिन दोस्तों, यही स्थिति हमारे देश में अभी
मैं आपको बताना चाहता हूं, कहा जा रहा है भगवान विष्णु का अपमान कर दिया गवई साहब ने। 800 साल पहले उस खजुराहो मंदिर का विष्णु का सर टूटा हुआ है, 800 साल पहले से। लेकिन दलित जब मुख्य न्यायाधीश हो और 100 साल कार्यक्रम आरएसएस का आना हो, उसमें मुख्य न्यायाधीश की मां को बुलाया जाएगा। अगर मांग ठुकरा दे तो फिर जूता उठाने का रास्ता निकालने के लिए योजनाबद्ध तरीके से याचिका दायर की गई 800 साल पहले टूटे हुए विष्णु की मूर्ति को साफ सार लगाने के लिए। और उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं कही। हमारे देश में पुरातत्व विभाग का कानून कहता है जो जैसा हो वैसा रहेगा। और आप सब देख रहे हैं, गवई साहब की मां ने कहा मैं बाबा साहेब के संविधान और सिद्धांत के, मेरा पूरा परिवार उस सिद्धांत पर चलता है, मैं ठोकर मारता हूं तुम्हारे ये 100 साल कार्यक्रम को लेकर के, मैं इसे स्वीकार नहीं करती हूं। और क्या होता है, 5 अक्टूबर को संघ का 1.25 साल का कार्यक्रम का सब कार्यक्रम होता है और 6 तारीख को गवई साहब पर जूता फेंका जाता है। ये चरित्र भी आपको हमको देखना पड़ेगा। 7 तारीख को वाई पूरण कुमार, उन्हें आत्महत्या के लिए विवश किया जाता है। और मैं बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति पालतू जानवर की तरह बन के रहे तो वो उसके बाद में भी कम्युनिटी में रह सकता है। धक्का खाने के बाद भी हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति पद से हटने के बाद रामनाथ कोविंद एक और पाप कर रहे हैं। पहले धक्का खाकर चुप रहने का अपराध, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए धक्के खाएं और चुप हो जाएं। और अब ये कह रहे हैं पूरे देश में एक चुनाव होना चाहिए। बिहार का चुनाव है, छोटा सा राज्य है, 2 चरणों में चुनाव होगा। क्यों? क्योंकि अफवाह फैला करके वोट जीतने का भी षड्यंत्र निकालना है। और हमारे देश में कमेटी बनती है, रामनाथ कोविंद कहते हैं एक ही दिन में चुनाव हो सकता है, तो करा लीजिए ना बिहार में पहले एक ही दिन में चुनाव, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जो अपने सिद्धांत पर कायम रहेगा, गवई साहब की तरह, गवई साहब की मां कमलाताई की तरह, उस पर जूता फेंका जाएगा। और जो सिद्धांत की भेंट बलि चढ़ा करके इनके पालतू बन के रहेगा, उसे रामनाथ कोविंद की तरह राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी कुछ अलग अलग पदों पर नवाज करके और बिठा के रखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और महत्वपूर्ण बात कि हमारे देश में ये हो कैसे रहा है, हो क्यों रहा है, क्या ताकत है कि मुट्ठी भर लोगों की औकात हो गई कि राष्ट्रपति को मंदिर में धक्के मार दें। मुट्ठी भर लोगों की यह औकात हो गई कि वहां मुख्य न्यायाधीश पर जूता चला दें। अरे यह कैसे संभव हो सकता है, मुट्ठी भर लोग एक वरिष्ठ आईपीएस को आत्महत्या के लिए विवश कर दें। और यही नहीं, खेल यही खत्म नहीं होता है। मैं आपको और बताना चाहता हूं, 100 साल कार्यक्रम में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन 1 तारीख में 2 अपराध। एक तो गांधी जयंती को आपने 40 साल के हरिओम को उसको लिंच करके हत्या कर दी गई। कहां? रायबरेली में, राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब अगर 2 अक्टूबर को कुछ लोग गांधी जयंती मनाएंगे रायबरेली में, तो वाल्मीकि को लगेगा कि हमारे आदमी की लिंचिंग हुई थी। एक तीर से 2 शिकार करने का काम। फिर आप गवई साहब पर जूता चलवाते हैं, फिर एक आईपीएस को आप आत्महत्या के लिए विवश करते हैं। और ये सब ताकत कहां से आ रही है? माफी चाहते हुए कह रहा हूं, रामनाथ कोविंद जैसे बड़े चेहरे हैं जिनके कारण ये भी मैं कह सकता हूं हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने के काम में जो लगे हुए हैं, उसी के कारण इनकी ताकत आ रही है। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूं आपके साथ कि संविधान ने ताकत दी, आप राष्ट्रपति बन जाओगे तो आपको धक्के मारे जाएंगे। आप पढ़ लिख करके मुख्य न्यायाधीश मानो बन जाओगे तो जूते मारे जाएंगे। अगर आप आईपीएस बन जाओगे तो आत्महत्या के लिए विवश किया जाएगा। और गलती से पढ़ लिख नहीं पाए तो आपको हरिओम 40 साल के वाल्मीकि की तरह लिंचिंग करके मारा जाएगा। ये बात भी हमारे देश के तमाम दलित बड़े नेताओं को सोचनी, समझनी और मनन करनी चाहिए। किसी के बाप की ताकत नहीं है जो मंदिर में राष्ट्रपति को धक्का मार दे और मुख्य न्यायाधीश पर जूता चला दे, आईपीएस को आत्महत्या के लिए विवश कर दे और किसी दलित की, मुसलमान की लिंच करके हत्या कर दे। किसी के बाप की ताकत नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।